बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। हम कहते हैं कि संविधान को बचाना है और बीजेपी चाहती है कि इस संविधान को खत्म किया जाए। जिस इमरजेंसी पर सियासी शमशीरें खिंचती हैं, जिस आपातकाल की हांडी जब जब राजनीति के चूल्हे पर चढ़ती है, तब तब 50 बरस पुराने वो जख्म तरोताजा हो जाते हैं। राजनीति का उसूल है, यहां मुद्दों को दफनाया नहीं जाता, लपेट कर रखा जाता है। मोदी सरकार आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाएगी। मकसद नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराना है। देश को याद है इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कारागार मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। आपातकाल पर सियासत 50 बरस बाद सांसें क्यों ले रही है? उस रोज क्या हुआ था? किसने क्या किया था? क्यों किया था? आज उस काले अध्याय की परतें खुलेंगे। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आपातकाल की बेड़ियों में जकड़ दिया था? क्या थी इमरजेंसी की पृष्ठभूमि? किन चेहरों ने इसकी सबसे बड़ी कीमत भुगती? और आज 50 बरस बाद भी क्यों इमरजेंसी की यादें देश के दिलो दिमाग को सिहरन से भर देती हैं? आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, इसके जर्रे जर्रे में इतिहास दौड़ता है। हस्तिनापुर से लेकर दिल्ली बनने तक हमने बहुत कुछ देखा, भारत ने बहुत कुछ देखा। और सबसे बड़ी बात, मुगलों के जुल्म, उनकी दमनकारी नीतियां या अंग्रेजी हुकूमत, उनकी भी नीतियां इस हिंदुस्तान ने झेला है, देखा है। लेकिन वक्त उसकी गहरी छाप अमिट होती है, जिसे मिटाना नामुमकिन होता है। एक ऐसी ही तारीख थी 25 जून 1975, जब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जुड़ गया जिसे इमरजेंसी कहते हैं। बात 1970 की है। देश में इंदिरा गांधी का एक छत्र राज था। ये वो कालखंड था जब इंदिरा की सत्ता को चुनौती देने वाले स्वर बुलंद होने लगे थे। 1971 के रायबरेली चुनाव में धांधली के आरोप लगते हैं। फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है। इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तत्कालीन जज जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले से देश की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया। इधर फैसला आया, उधर विपक्ष ने एकजुट होकर इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। सड़कों पर छात्रों, युवाओं और आम लोगों का हुजूम था। जेपी का नारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वो दौर था जब सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने थे।
बुधवार का रोज, तारीख थी 25 जून 1975। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 12 बजे के कांटे को छुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 26 जून क्षितिज पर सूरज चमकने से पहले आपातकाल का अंधेरा सड़कों पर पसर गया। देश की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। जब आपातकाल लागू हुआ तो 21 करोड़ भारतीयों ने आजादी की हवा में सांस लेना छोड़ दिया था। 21 महीने जब लोकतंत्र के हर स्तंभ पर ताला जड़ दिया गया, जब सवाल पूछना गुनाह था और सच बोलना देशद्रोह। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। व्यवस्था ऐसी चरमराई, लोकतंत्र ऐसा हाईजैक हुआ कि सारा सिस्टम कठपुतली की तरह एक इशारे पर नाचने लगा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। विरोधियों और विपक्ष की आवाज दबा दी गई। आधी रात को अचानक फोन की घंटियां बजने लगी। पुलिस नेताओं के घरों में घुसी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 75 का कालखंड जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था। अगले ही दिन सुबह अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। रेडियो पर सिर्फ देशभक्ति तराने चल रहे थे। कलम पर सरकारी पहरा बैठा दिया गया। ये सिर्फ नेताओं की गिरफ्तारी नहीं, आजादी पर कुठारा घात था। बोलने, लिखने, यहां तक कि सोचने की आजादी छीन ली गई थी। हेबियस कॉर्पस जैसे कानून को निलंबित कर दिया गया था, यानी पुलिस आपको बिना किसी वजह गिरफ्तार कर सकती थी और आपको उससे पूछने का भी अधिकार नहीं था। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया गया। इमरजेंसी के दौरान 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। विरोध की हर आवाज दबा दी गई। ये दिल्ली का तुर्कमान गेट है। 50 साल पहले यहां जो कुछ भी हुआ, ये उसका गवाह है। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लाशें बिछ रही थीं, डेमोलिशन का काम चल रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के पास असीमित शक्तियां थीं। वो दिल्ली की तस्वीर बदलना चाहते थे। दिल्ली के तुर्कमान गेट की इन तंग गलियों ने वो दौर देखा जिसे देखकर, सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। इमरजेंसी का वो दौर जो आज भी कई लोगों के जहन में कैद है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी हटाने का मिशन शुरू किया था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए संजय गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। ये वो वक्त था जब लोगों के मकान ढा दिए गए थे। उनके परिवार वाले रातों रात सड़कों पर आ गए थे और जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया था। लेकिन 31 मई 1976 को जो हुआ, वो इतिहास में काले अध्याय के तौर पर अमिट छाप छोड़ गया। सरकार के बुलडोजर के सामने लोग इकट्ठा हो गए थे। वो घर तोड़े जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुलडोजर की स्पीड नहीं रुकी। आरोप है कि बुलडोजर के सामने जो आया
उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में नरसंहार हो रहा था, लेकिन भारतीय मीडिया को रिपोर्ट करने की आजादी नहीं थी। पत्रकारों के कलम और अखबारों की खबरें दबा दी गई। हम तो वो दल है जिसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने पर हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया। फिर सन 84 में जो हुआ, देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती। उस दौर में कितने लोगों की मौत हुई, इसका सही आंकड़ा आज भी नहीं है। लेकिन पुलिस अफसरों की गवाही के बाद शाह कमीशन ने रिपोर्ट जारी की। कहा गया कि कम से कम 20 नागरिक मारे गए थे। हालांकि कुछ स्वतंत्र रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 400 तक बताया गया। घायलों की तादाद 1000 को छू चुकी थी। दिल्ली में इस डेमोलिशन ड्राइव में कम से कम 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। 18 अक्टूबर 1976 उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर इस तारीख को कभी भूल नहीं सकता। लोग इमरजेंसी के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। संजय गांधी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संजय गांधी को ये प्रदर्शन नागवार गुजरा। इसके बाद जो हुआ वो उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। पीएसी को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। लोग इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि उन्हें जबरन नसबंदी नहीं करवानी थी। लेकिन सरकार ने तो ठान लिया था। जब विरोध किया तो मौत के घाट उतार दिया गया। खलालपुर में 25 लोग मारे गए। इनमें कम से कम 23 पसमानदा मुसलमान थे। इसी तरह की घटना कैराना सुल्तानपुर में हुई, लेकिन इमरजेंसी थी, लिहाजा लहू से सने इस घटनाक्रम पर सरकारी लगाम लगा दी गई। देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। ये वो दौर था जब आप लिखना तो भूल जाइए, बोल भी नहीं सकते थे, जुर्म था, जेल में ठूस दिया जाता था। लेकिन इसी काले अध्याय के दौर में एक युवा ऐसा था जिसने 23 दिनों का व्रत रखा और इतिहास बना दिया। वो युवा कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। 25 साल के नरेंद्र मोदी उस वक्त आरएसएस के प्रचारक थे। जिम्मेदारी थी लोगों को इमरजेंसी के खिलाफ जागरूक किया जाए। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का प्रण लिया। एक किताब लिखी। किताब का नाम था संघर्ष मां गुजरात। मोदी ने अपनी इस किताब में बताया है कि कैसे इमरजेंसी के उस अंधेरे दौर में उन्होंने अंडरग्राउंड रहकर लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में हिस्सा लिया। कैसे वो संघ के नेताओं के संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। कैसे वो उन कार्यकर्ताओं से मिलते जो किसी तरह पुलिस की आंखों से बचते हुए जान जोखिम में डालकर इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस दौरान मोदी ने खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ नींबू पानी पीकर इस किताब को लिखा था। संघर्ष मां गुजरात ये सिर्फ एक किताब भर नहीं थी, ये हर उस नागरिक की आवाज थी जिसने अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी। नरेंद्र मोदी की इस किताब को अहमदाबाद खमासा गेट के पास लॉन्च किया गया था। बुक लॉन्च करने के लिए तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू भाई जसभाई पटेल खुद पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी की किताब बताती है कि कैसे उस समय आरएसएस के नेताओं के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, कैसे विरोध के पर्चे बांटे जाते थे। अखबारों पर पहले ही सरकार का चाबुक चल चुका था, मगर लोगों तक आवाज पहुंचानी थी और यह काम आसान नहीं था। संघर्ष मां गुजरात एक किताब भर नहीं थी बल्कि एक जीवंत डॉक्यूमेंट दस्तावेज था जिसने आपातकाल के स्याह सच को उजागर करके रख दिया और जो महसूस किया गया उसको भारत के सामने भी रखा गया।
ये किताब उसी मजबूत इच्छा शक्ति और आपातकाल से संघर्षों की कहानी कहती है, एक ऐसे शख्स की जुबानी जिसने उन मुश्किल घड़ियों को खुद जिया। नरेंद्र ने कलम को हथियार बना लिया था, लेकिन चुनौती थी किताब को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका इंतजाम भी किया गया। मोदी ने जो किताब लिखी उसे संघ के कार्यकर्ता किताबों की दुकान पर नहीं बेचते थे। किताब जनमानस से जुड़ी थी, इसीलिए साइकिल पर, ट्रेन में, बस में, साधारण वेशभूषा में संघ के कार्यकर्ता इस किताब को एक शहर से दूसरे शहर ले जाते। कड़ी चुनौतियों के बीच एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाते। कई बार पुलिस से सामना होता, संघर्ष और बढ़ जाता। किताबों के भारी भरकम बंडल को बुलंदी के साथ छिपाया जाता, कभी कपड़ों में, कभी धार्मिक ग्रंथों के बीच, तो कभी महिलाएं साड़ियां या थैलियों में छिपा कर इन्हें घर घर पहुंचाती। इस किताब में न सिर्फ आपातकाल का दर्द था, बल्कि इस दर्द को खुद लोगों तक पहुंचाने का संघर्ष भी उकेरा गया था। इमरजेंसी के दौरान संघ पर बैन लग चुका था और इस 21 महीने में नरेंद्र मोदी पर बड़ी जिम्मेदारी थी, किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होना। पुलिस के पास संघ के सभी कार्यकर्ताओं की लिस्ट थी, लेकिन नरेंद्र मोदी हर बार पुलिस को छकाने में कामयाब रहे। इसकी वजह थी उनका गेटअप। नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन कम लोग जानते हैं कि मोदी ने ये रूप इसीलिए धारण किया था क्योंकि उन्हें अंडरग्राउंड रहकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी थी। इमरजेंसी के दौरान वो वडोदरा से लेकर अहमदाबाद और राजकोट से लेकर जामनगर तक घूमे। इस दौरान उनका नाम और पहचान बदली। नया नाम था बटुक भाई। जब बटुक भाई के बारे में पुलिस को पता चला, तब तक नरेंद्र साधु का रूप धारण कर चुके थे। पुलिस को कहा गया उदयपुर से साधु आए हैं। इसी वेश में नरेंद्र जेल में गए और संघ के नेताओं को मैसेज देते रहे। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने पगड़ी पहनकर सरदार जी का रूप धारण कर पुलिस को गुमराह किया, तो कभी पादरी बनकर भी रहे। मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह इमरजेंसी का काला सच जनता तक पहुंचता रहे। आपातकाल तो 1977 में खत्म हो गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लाल फीताशाही का वो दौर खून की तरह सरकारी सिस्टम में चिपक गया है। सरकार हो या विरोधी नेता, आपातकाल के 50 वर्ष देश को कचोटते हैं और हमेशा कचोटेंगे। इसलिए सभी दुआ करते हैं कि देश को आपातकाल की नजर ना लगे। जय हिंद।